नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की करंट अफेयर की क्लास। और आज अपन रिवीजन क्लास रख रहे हैं, संडे की है। तो आज बहुत सारे सवालों के साथ आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है, खास तौर पर कंप्यूटर अनुदेशक, बीएसटीसी, पीटीईटी और जितने भी वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, उन सब के अंदर जितने भी सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। कुछ सवाल ऐसा भी हो सकता है जो आपको आते होंगे, तो आप लोग मुझे उसके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया 1 घंटे के लिए अपना जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसको साइड में रख दीजिए और 1 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा जितना भी बताया जाए उसको नोट डाउन कर देना, उसको याद कर देना और उसको कॉपी के अंदर लिख देना। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं पहले सवाल से। जिसको आंसर पता है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहना। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि लोक जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? किसके? लोक जन लेखा समिति के। आपको पता होगा कि हमारी विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा कौन से नंबर की है? ये विधानसभा है 15वें नंबर की। और इस विधानसभा में विभिन्न तरह के समितियां बनती है और उन समितियों के अध्यक्ष बनते हैं। तो पहला सवाल है, अशोक मेघवाल सर, मेरा आज बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। जीवन में तरक्की करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, लोकजन लेखा समिति, तो विभिन्न तरह की समितियां बनती हैं। तो अभी वर्तमान में एक लोकजन लेखा समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष आ जाएंगे गुलाब चंद कटारिया उसके अध्यक्ष है। एक बात ध्यान रखना, ये गुलाब चंद कटारिया हमारी 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। विपक्ष के नेता कौन है? तो वो गुलाब चंद कटारिया है। कहां से है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान से है और विधानसभा के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक ऐसा नाम आता है जिसका नाम है लालचंद कटारिया। एक तो है गुलाब चंद कटारिया और एक है लालचंद कटारिया। ये जो लालचंद कटारिया है यह हमारे पशुपालन मंत्री है। राजस्थान में जो पशुपालन मंत्री है वह कौन है? तो लालचंद कटारिया है। ठीक है, अगली बात, सीपी जोशी। तो सीपी जोशी कौन है? तो सीपी जोशी हमारी विधानसभा में जो स्पीकर है वह है, विधानसभा अध्यक्ष वह है सीपी जोशी। राजेंद्र पारिक, देखिए राजेंद्र पारिक भी एक समिति के अध्यक्ष है और उस समिति का नाम क्या है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है कौन? राजेंद्र पारिक। और कौन सी प्राक्कलन समिति? तो प्राक्कलन समिति का के अध्यक्ष कौन है? तो वह है राजेंद्र पारिक। और एक आता है दयाराम परमार, तो ये किसके अध्यक्ष है? तो ये अध्यक्ष है प्राक्कलन समिति ख के। प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष है वह है दयाराम परमार। तो इस तरह से ये चारों की चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। लोक जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन आएंगे? तो गुलाब चंद कटारिया आएंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। लोक सेवा दिवस के अवसर पर किस जिले के जिला कलेक्टर को खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोक सेवा दिवस पर किया गया। लोक सेवा दिवस कब होता है? अगर आपसे ये पूछे तो ये आता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को होता है लोक सेवा दिवस। और इस दिवस पर राजस्थान का एक जिला है, उस जिले के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कारण उन्हें एक पुरस्कार जिसका नाम है उत्कृष्टता पुरस्कार, प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन सा जिला है जिसके जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? पहला है अलवर, दूसरा है चूरू, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। आंसर कीजिएगा भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा वह है चूरू। चूरू के एक जिला कलेक्टर है जिनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। क्या नाम आएगा? सिद्धार्थ सिहाग। उन सिद्धार्थ सिहाग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सिद्धार्थ सिहाग को, चूरू के जिला कलेक्टर है। आपको पता होगा एक मैंने आपको योजना करवाई थी अनमोल जीवन अभियान, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मैं काफी बार इसका जिक्र करता हूं। अनमोल जीवन अभियान, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए
किस जिले की अभियान है? ये अनमोल जीवन अभियान आत्महत्याओं को रोकने के लिए है। यह उस जिले के जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू की गई थी। मुझे बताइएगा अनमोल जीवन अभियान, सभी विद्यार्थी आंसर कीजिएगा। अगला सवाल, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। कौन सा परिषद है? राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। आर्थिक परिवर्तन करने के लिए एक समिति बनाई गई और वह समिति है आर्थिक परिवर्तन सलाहकार समिति। उसके अध्यक्ष कौन है? पहला मुख्य सचिव है, दूसरा मुख्यमंत्री है, तीसरा मुख्य आर्थिक सलाहकार है और चौथा राज्यपाल है। तो इसका आंसर आएगा, देखो अगर आपको अध्यक्ष पूछा ना तो अध्यक्ष कौन आएगा? वह आएगा मुख्यमंत्री। अध्यक्ष है इसका मुख्यमंत्री। और अगर आपको पूछ लिया उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष कौन आएगा? वह आएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार, वह इसका उपाध्यक्ष होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वह इसका उपाध्यक्ष होगा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो उसका नाम आएगा अरविंद मायाराम। क्या नाम आएगा? अरविंद मायाराम। ये अरविंद मायाराम है, ये मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ये इस समिति के, ये इस परिषद के कौन है? उपाध्यक्ष है। ऐसा कैसा याद रखिएगा। एक चीज आती है राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। याद रख लेना, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राजीविका के भी अध्यक्ष कौन है? तो वह मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का संबंध है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का संबंध है, बिल्कुल राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? तो वह रूमा देवी आ जाएगी। ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये कहां पर चलाया जा रहा है? केवलादेव घना पक्षी विहार जो कहां पर है? भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी के अंदर है, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का संबंध किससे आएगा। आंसर कीजिएगा सब विद्यार्थी। देखिए अगर आप लोग आंसर करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे से आंसर आ रहे हैं। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय मरु उद्यान इससे संबंधित आएगा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय मरु उद्यान से है। और इसका विस्तार कहां कहां पर है? तो इसका विस्तार आ जाएगा एक तो बाड़मेर के अंदर और दूसरा जैसलमेर के अंदर। एक बात ध्यान रखना कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये वास्तव में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। यह एक अभ्यारण्य है और यह राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगली बात अपन करते हैं कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? देखिए राजीव गांधी के नाम पर एक फिनटेक यूनिवर्सिटी, एक फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि फिनटेक का मतलब क्या होता है। फिनटेक का मतलब होता है, फिन से होता है फाइनेंस, फिन से होता है वह होता है फाइनेंस, और टेक से होता है वह होता है टेक्नोलॉजी। टेक से होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? आंसर करके बताना मुझे सभी विद्यार्थी। एक बार इसका आंसर करके बताएंगे। पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अजमेर। तो इसकी स्थापना की जाएगी, वह की जाएगी कहां पर? वह की जाएगी जोधपुर के अंदर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर के अंदर की जाएगी और इसकी घोषणा हुई थी वह राजीव गांधी की जन्म तिथि 20 अगस्त 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल, स्काउट गाइड
स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पहला है उदयपुर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है बांसवाड़ा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। अगर आपको पूछे आदिवासी दिवस कब होता है, तो आदिवासी दिवस कब होता है? 9 अगस्त को होता है, वह होता है आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस होता है, वह होता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को होता है, वह होता है आदिवासी दिवस। मुझे बताइए कहां पर की जाएगी स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव की का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जल्दी से आंसर देना मुझे। इसका आंसर आएगा, वह आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर, इन दोनों को जोड़कर एक वागड़ सर्किट का निर्माण भी किया जाएगा। वागड़ टूरिस्ट सर्किट, वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण भी किया जाएगा। किस किस को जोड़ा जाएगा? तो भाई एक तो जोड़ा जाएगा डूंगरपुर को और दूसरा जोड़ा जाएगा बांसवाड़ा को। इन दोनों को जोड़ा जाकर वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। रईस भारती पर फ्रांस का एक लेखक है जिसका नाम है मार्टिन लेको, और इस मार्टिन लेको द्वारा शीर्षक राजस्थान से दिल की धड़कन से किताब लिखी गई है। और रहीम भारती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? देखिए सवाल क्या बोला है, सवाल ये बोला है कि रहीश भारती एक राजस्थान के व्यक्ति हैं जो एक बैंड कलाकार हुआ करते थे, और इनका बैंड इतना फेमस हो गया कि उस व्यक्ति के ऊपर फ्रांस का एक लेखक है जिसका नाम है मार्टिन लेको, और इस मार्टिन लेको के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, और पुस्तक का शीर्षक है राजस्थान के दिल की धड़कन। राजस्थान के दिल की धड़कन, रईस भारती। तो आपसे पूछा गया है कि इस रईस भारती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है, तो इसका संबंध आएगा राजस्थान की सीकर से, और यह सीकर में एक गांव आता है जिसका नाम है धोंद। एक गांव आता है जिसका नाम है धोंद, और इस गांव से संबंध रखते हैं रईस भारती। कहां के हैं? तो ये सीकर के हैं। फ्रांस के लेखक ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? आर्चरी, फुटबॉल, शूटिंग या फिर भाला फेंक? एक बात ध्यान रखना, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री। क्या नाम आएगा? सुनील छेत्री। और इन सुनील छेत्री को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह दिया गया सुनील छेत्री को, फुटबॉल से दिया गया है। ठीक है, एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मुझे बताना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में आपको कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? कितना रुपए दिया जाता है आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में? एक बार जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो रजत चौहान है इनका संबंध आएगा आर्चरी, और इस आर्चरी को अपन हिंदी में बोलते हैं तीरंदाजी। क्या बोलते हैं? तीरंदाजी अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। आपको पता है कि राजस्थान का एक खिलाड़ी और है जो तीरंदाजी से आता है, और उसका नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम आएगा? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ये एक पैरा खिलाड़ी है। आपको याद होगा कि राजस्थान से पैरा खिलाड़ी गए थे कुल 6, उसमें से 4 ने तो पदक हासिल किए थे। अवनी लेखरा है, कृष्णा नागर है, देवेंद्र जाजड़िया है और सुंदर सिंह गुज्जर है। इन्होंने 4 ने तो पदक हासिल किए थे, और 2 व्यक्ति हैं, एक तो संदीप चौधरी है और दूसरा ये श्याम सुंदर है। इन्होंने कोई पदक हासिल नहीं किया था। जो संदीप चौधरी है वह तो भाला फेंक खेलते हैं, लेकिन जो श्याम सुंदर है वह तीरंदाजी आर्चरी करते हैं। याद रखना, चीजों बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार यह किस पुलिस थाने को दिया गया? मुझे इतना सा बता दीजिए कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब होता है, ये तारीख कब होती है, ये मुझे बताना। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसके अंदर
25 लाख रुपए देने का प्रावधान है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख। पहले इसमें मिलते थे 7.5 लाख, जिसको बढ़ा दिया और कर दिया 25 लाख। ठीक है, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम हुआ करता था, वो होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, बताइएगा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया? तो वह दिया गया है जेतसर पुलिस थाना। और जेतसर पुलिस थाना कहां पर है? वह आ जाएगा गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में है जेतसर पुलिस थाना। इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार। मुझे बताइए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह होता है 16 अप्रैल को। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस होती है, वो होती है 16 अप्रैल को। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है, 16 अप्रैल को होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, इस गंगानगर को अपन बोलते हैं राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। वह कहा जाता है किसको? वह श्री गंगानगर को कहा जाता है। इस बार के कांस्टेबल में पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो श्री गंगानगर। एक सवाल और पूछता हूं, मुझे बताना राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे अपन ऊन का घर कहते हैं? ऊन का घर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? मतलब जहां पर ऊन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उस जिले को अपन ऊन का घर कहते हैं। कौन सा जिला है जिसे अपन ऊन का घर कहते हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में एक बार। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल आएगा कि राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, हंसराज गुर्जर का आंसर आ गया बीकानेर। बीकानेर को अपन बोलते हैं, वह बोलते हैं अपन ऊन का घर। और बीकानेर के अंदर ही एक जगह है, बीकानेर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है लूणकरणसर। कमेंट बॉक्स में एक बार। बीकानेर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है लूणकरणसर। क्या नाम है? लूणकरणसर। ये बीकानेर के अंदर है, लूणकरणसर। इस बीकानेर के लूणकरणसर को अपन बोलते हैं राजस्थान का राजकोट। क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? तो वह होता है राजकोट के अंदर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, वह होता है लूणकरणसर में। अपन इसको बोलते हैं राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर बीकानेर को। अगली बात, राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या वह कितनी है? वह है 27 महिला विधायक है। और टोटल विधायक कितने हैं? तो टोटल विधायक है वह है 200। टोटल विधायक 200 है। ठीक है, महिला विधायक कितनी है? तो वह है 27। चलिए मुझे बताइएगा राजस्थान में टोटल सांसद 25 तो लोकसभा के हैं। टोटल सांसद लोकसभा के 25 है, राज्यसभा के 10 है। मुझे बताइएगा इन टोटल 35 में से महिला सांसद कितने हैं? इन टोटल 35 में से जो महिला सांसद है उनकी संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे इसका आंसर। महिला सांसदों की संख्या, एक योजना आती है जिसका नाम है एमएलए लेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें होता क्या है? इसके अंदर होता है कि आपके क्षेत्र के विधायक को अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। कितने करोड़ की? 5 करोड़ की धनराशि दी जाती है ताकि वह अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इस योजना को अपन बोलते हैं एमएलए लेड। महिला सांसदों की संख्या, बहुत बढ़िया विद्यार्थी आंसर दे रहे हो, 3 है, वह आपको ध्यान रखनी है। 3 है, वह आपको ध्यान रखनी है। अगला, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया जाएगा? देखिए, यह भारतीय विज्ञान कांग्रेस हर साल आयोजित होती है और यह सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अगर आपको पूछे 108वां सम्मेलन कहां होगा, तो वह यूनिवर्सिटी के अंदर होगा और उस यूनिवर्सिटी का नाम है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। अब मुझे आप बताना कि जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है वह राजस्थान के किस जिले के अंदर है? राजस्थान के किस जिले के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, जहां पर इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 108वां सम्मेलन है, और यह कब होगा? 2023 के अंदर होगा। कब होगा? तो 2023 के अंदर होगा। इसका आंसर आएगा, वो आएगा उदयपुर। उदयपुर इसका आंसर आएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पूछे कि राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी में संविधान पार्क की स्थापना की गई है, तो इस मोहनलाल सुखाड़िया
यूनिवर्सिटी के अंदर संविधान पार्क की स्थापना की गई है। एक बात और ध्यान रखना कि राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जिसने यूनिफॉर्म कोड को लागू किया, जिसने यूनिफॉर्म कोड को लागू किया, वह भी कौन सी है? वह भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जिसने यूनिफॉर्म कोड को लागू किया तो वह है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। क्लियर है? अब एक सवाल आपके लिए, मुझे बताइए राजस्थान के किस जिले को पूर्व का पेरिस कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को पूर्व का पेरिस कहते हैं? बताइएगा आंसर में लिखकर। राजस्थान के किस जिले को पूर्व का पेरिस कहते हैं? बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में इसके लिख के बताइएगा, पूर्व का पेरिस। अगला सवाल देखते हैं। 14 से 16 फरवरी 2022 महोत्सव जैसलमेर में, महोत्सव कौन सा है? तो ये मरु महोत्सव है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि जो मरु महोत्सव है वो होता है जैसलमेर में, थार महोत्सव है वो होता है बाड़मेर में, एक आता है मारवाड़ महोत्सव, ये होता है जोधपुर में। तो इन महोत्सव के अंदर अपन मिस्टर डेजर्ट है, मिस मूमल है, मिस्टर थार श्री है, तो थार सुंदरी है, इस तरह के पुरस्कार अपन देते हैं। ठीक है, मरु महोत्सव के अंदर एक मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार दिया गया। मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार दिया गया, वह किसको दिया गया? तो तरुण शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? तरुण शर्मा है। वह कौन था? वह था मिस्टर डेजर्ट। बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से समझना, आप लोग आंसर कर रहे हो उदयपुर, गलत आंसर कर रहे हो। मैंने पूछा पूर्व का पेरिस, तो पूर्व का पेरिस है वह तो है जयपुर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्व का वेनिस किसे कह रहे हैं, तो पूर्व का वेनिस अपन कहेंगे, वह कहेंगे अपन उदयपुर को। पूर्व का वेनिस अपन कहेंगे, वह कहेंगे अपन उदयपुर को। पूर्व का वेनिस है वह है उदयपुर और पूर्व का पेरिस है वह है जयपुर। कंफ्यूज मत होना, वेनिस है उदयपुर, पेरिस है जयपुर, दोनों में कंफ्यूजन होता है, इस कारण बोल रहा हूं, इसको दिमाग में क्लियर रखना। पेरिस है जयपुर और वेनिस है उदयपुर। तरुण शर्मा को दिया गया है मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार। मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल बनी थी पायल खत्री। मिस मूमल थी, वह थी पायल खत्री। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग, सवाल बहुत शानदार है। पहले कौन थी? पहले थी अपन के रेखा शर्मा, पहले थी सुमन शर्मा, पहले थे सुमन शर्मा और अब वर्तमान में सुमन शर्मा को हटाकर किसको बना दिया गया? पहला ऑप्शन है संगीता बेनीवाल। तो संगीता बेनीवाल कौन है? तो संगीता बेनीवाल है वह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। आयोग की अध्यक्ष आ जाएगी, क्या नाम आ जाएगा? संगीता बेनीवाल। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह तो है संगीता बेनीवाल। ममता भूपेश कौन है? ये ममता भूपेश राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है। राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो वह ममता भूपेश है। कृष्णा पूनिया कौन है? तो कृष्णा पूनिया भाई कोई नहीं है, यह एक एमएलए है, यह एक एमएलए है, ठीक है, एक विधायक है। और रेहाना रियाद चिश्ती है ना, ये वर्तमान में राजस्थान में महिला आयोग की अध्यक्ष है। कौन है? वह है रेहाना रियाद चिश्ती। रेहाना रियाद चिश्ती राजस्थान में जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है। याद है? बताइए भाई, अगर समझ में आ रहा है तो सभी विद्यार्थी एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर क्लियर है, चीजें दिमाग में सेट हो रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। आंसर देते जाइए, ये सब सवाल आपके लिए है, आप लोगों का टेस्ट है, इस वजह से इन सवालों को रखा गया है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान किसान आयोग, तो ये अभी नियुक्तियां हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नियुक्ति किसके लिए है। ठीक है, चलिए राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महादेव सिंह खंडेला, दीप चंद खेरिया, डॉक्टर चंद्रभान या रेहाना रियाद चिश्ती? ये तो महिला आयोग के अध्यक्ष है। जो महादेव सिंह खंडेला है, जो राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उनको नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष वर्तमान में। महादेव सिंह खंडेला राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है किसान आयोग। और मैंने कल एक सवाल और करवाया था, मुझे बताना कि
भारत सरकार का टारगेट क्या है किसानों की आय दुगनी करने का? किसानों की आय दुगनी करने का टारगेट क्या है? भारत सरकार कौन से साल तक चाहती है कि भारत के अंदर किसानों की आय दुगनी हो जाए? 100 रुपए की जगह 200 हो जाए, 200 की जगह 400 हो जाए, 400 की जगह 800 हो जाए। कौन से साल तक ऐसा चाहती है मुझे बताइएगा, जल्दी से बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन किस विद्यार्थी को याद है। बहुत बढ़िया, महादेव खंडेला इसका आंसर है और इसका आंसर आ जाएगा 2022। 2022 इसका आंसर आएगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? देखिए, एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है पीएम वाणी। इस पीएम वाणी के अंदर क्या है? इस पीएम वाणी के अंदर आपको फ्री में नेट दिया जाएगा, फ्री में वाईफाई दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना की शुरुआत राजस्थान के एक जिले से की गई। तो राजस्थान का जिला कौन सा है? पहला जयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या सवाई माधोपुर। वह जिला आएगा, वह आएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले से की गई है इस पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना की शुरुआत। पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना केंद्र सरकार की योजना है फ्री में इंटरनेट देने के लिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता? मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता है? लक्षिता सोनी ने। ये लास्ट ईयर 2021 में मिस मूमल थी, वह थी लक्षिता सोनी। मिस मूमल 2021 वह कौन थी? वह थी लक्षिता सोनी। 2022 का पूछ रहा है भाई आपसे, पायल खत्री, निकिता राठौड़ या मानसी राठौड़? तो इसका आंसर था, वह था पायल खत्री। यह पायल खत्री मिस मूमल बनी है 2022 के अंदर। और मिस्टर डेजर्ट कौन बना है 2022 में? तो तरुण शर्मा बना है, वह बना है मिस्टर डेजर्ट। ठीक है, दोनों सवाल आपके क्लियर है। अगला सवाल, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल जिले नहीं है। अब आया है सवाल, ये बहुत शानदार सवाल है। आपको पता है कि केंद्र सरकार का एक स्मार्ट सिटी मिशन है। केंद्र सरकार का है स्मार्ट सिटी मिशन। इसके अंतर्गत राजस्थान से 4 शहरों का चयन किया गया। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? पहला तो है जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर और चौथा है उदयपुर। इन 4 जिलों का चयन किया गया है केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। अब इसकी नकल करते हुए अपन के राजस्थान सरकार ने भी एक योजना शुरू कर दी और वह कर दी राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन। अब मुझे बताइए, इस राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 6 जिलों का चयन किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से वह जिला कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो जयपुर है ना, ये जयपुर का चयन केंद्र सरकार ने कर लिया, तो जयपुर का चयन राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन नहीं करेगा। तो ये जयपुर किसमें आ रहा है? जयपुर इसी के अंदर आ रहा है। तो ये जयपुर है, वह इसके अंदर शामिल जिला नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, वो हो गया डी नंबर इसका आंसर। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो 6 जिले हैं जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ये 6 जिले हैं जिनका चयन किया गया है राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। 6 जिले याद रखिएगा, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मुझे बताइएगा, राजस्थान के किस जिले में जनजातीय आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किस जिले में जनजातीय आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह सवाल आप लोग मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे क्या? बताइएगा। ये सवाल आप लोग मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना। जितने भी विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी क्लास खत्म होने के बाद मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। ठीक है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, सब विद्यार्थी मुझे देंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं अपन। अगला सवाल, वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोई योजना केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया? इंदिरा रसोई योजना मैंने बहुत बार बात की है इसके बारे में। 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। इसके अंदर आपको जो थाली की कीमत है वह 25 रुपए है। जो खाने वाला होगा वह कितने देगा? वह देगा 8 रुपए। बाकी वाले जो 17 रुपए है वह कौन देगा? वह राज्य सरकार अनुदान देगी।
इसके केंद्र पहले 358 थे, अब इन केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? अगर आपसे ये सवाल पूछे तो कितना कर दिया है? बिल्कुल 1000 इन केंद्रों की संख्या कर दी है, 1000 ये केंद्र कर दिए हैं। एक सवाल मैंने परसों और करवाया था, इस इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सरकार ने बोला कि हम सरकारी विश्वविद्यालयों के अंदर भी इस इंदिरा रसोई योजना को खोलेंगे। कितने सरकारी कॉलेजों के अंदर इस इंदिरा रसोई योजना को खोला जाएगा? कितने सरकारी विश्वविद्यालयों के अंदर इस इंदिरा रसोई योजना को खोला जाएगा? मुझे बताना। मैंने परसों ही सवाल करवाया ये कि सरकारी कॉलेजों के अंदर भी इस योजना को खोला जाएगा, कितने सरकारी कॉलेजों के अंदर खोला जाएगा? ठीक है, बताइएगा एक बार। बहुत बढ़िया, हंसराज गुज्जर 46, हंसराज गुज्जर ने आंसर दे दिया कि 46 सरकारी कॉलेज है उसके अंदर ये खोला जाना है। ठीक है, दिव्यांगजनों के उच्च शिक्षण रिसर्च हेतु बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? देखो, दिव्यांगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना एक जगह पर की जाएगी और वह जगह है जामडोली। और ये जामडोली कहां पर है? आपसे ये सवाल पूछा गया है, जामडोली है वह कहां पर है? और जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो ये जामडोली आएगा जयपुर के अंदर, तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक बात मैंने एक योजना करवाई थी आपको अगर याद है, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। किस किस को याद है विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना? ये दिव्यांगों के लिए थी, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये किसके लिए थी? तो ये दिव्यांगों के लिए थी। आपको याद होगा कि वो सभी दिव्यांग जिसकी उम्र 18 से लेकर 55 तक है उनको मिलते हैं 750 रुपए, जिनकी उम्र 55 से लेकर 75 तक है उनको मिलते हैं 1000 रुपए, और वे सभी दिव्यांग जिनकी उम्र 75 से ज्यादा है उनको कितने मिलते हैं? उनको मिलते हैं 1250 रुपए। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये योजना है, इस योजना के अंतर्गत एक योजना का सवाल आपके कांस्टेबल में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत वे महिलाएं जिनकी उम्र 55 से लेकर 60 तक होती हैं उनको कितना रुपया दिया जाता है? ये सवाल आपके कांस्टेबल के अंदर आ रखा है, तो आपको ये इन सब योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी योजना किसके लिए है। अगली बात करते हैं, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी महिलाओं की महिला मुखियाओं को कितने साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे? इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब क्या होगा कि राजस्थान में जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। लगभग 1,33,00,000 महिलाओं को दिया जाएगा। संख्या कितनी है? 1,33,00,000 महिलाओं को यह स्मार्टफोन दिया जाएगा। और अब स्मार्टफोन तो ठीक है, आपको स्मार्टफोन के साथ साथ आपको नेट भी दिया जाएगा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जाएगी। कितने साल तक दी जाएगी? मेरा सवाल यह है, बताइए कितने साल तक दी जाएगी? तो ये 3 साल तक दी जाएगी। कितने साल तक? महिलाओं के तो मजे हो गए, यहां पर 3-3 साल तक आपको ना तो नेट का रिचार्ज करवाना है ना फोन का रिचार्ज करवाना है, फोन भी फ्री में मिल रहा है, आराम से बातें गप्पे मारिए, 3 साल तक फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? राजस्थान की कौन से जिले में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? अब आपको पता है रिफाइनरी कहां खुल रही है? तो रिफाइनरी खुल रही है बाड़मेर के अंदर, तो बाड़मेर के अंदर ही पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आप जब पेट्रोल का बंजक आसवन जो कच्चा तेल निकलता है उन कच्चे तेलों का अगर आप बंजक आसवन करते हो ना तो उससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। आपको केरोसिन मिलेगा, आपको डामर मिलेगा, तो उन सब के लिए एक अलग से फैक्ट्रियां खोली गई है। तो ये कहां पर खोली जाएगी? बाड़मेर के अंदर खोली जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहां पर खुलेगा? बाड़मेर के अंदर खुलेगा। एक सवाल और बताना मुझे, इस रिफाइनरी के अंदर जो बाड़मेर के अंदर बन रही है, इस रिफाइनरी में HPCL और राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? इतना मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। HPCL और राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना आएगा? मुझे परसेंटेज लिखकर बता दीजिए। HPCL और राजस्थान सरकार का हिस्सा किसमें? रिफाइनरी के अंदर, बताइए।
अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र की स्थापना नहीं की जाएगी? अब मैंने बता रखा था, अभी मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि राजस्थान के 3 जिले हैं और वो 3 जिले हैं बीबीके। बीबीके मतलब बीकानेर, भरतपुर और कोटा। बीकानेर, भरतपुर और कोटा, इन 3 जिलों में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये इन 3 जिलों में तो की जाएगी। सवाल क्या पूछा है? स्थापना नहीं की जाएगी। तो ये नहीं का शब्द आ गया ना, तो ये नहीं कहां पर आएगा? अलवर है क्या? अलवर नहीं है भाई, अलवर में नहीं की जाएगी। बाकी भरतपुर में की जाएगी, बीकानेर में की जाएगी और कोटा में की जाएगी। जो अलवर है, इस अलवर में इस विज्ञान केंद्र की स्थापना नहीं की जाएगी। परसेंटेज कितना है? तो देखिए एचपीसीएल का है 74 और राजस्थान सरकार का है 26। तो 74:26 ये अपन का परसेंटेज आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां किया जाएगा? जम्बूरी का आयोजन, ये एक स्काउट गाइड है जम्बूरी, इसका आयोजन, अरे अर्जुन जयपुर, आप पता नहीं किस महिला को बोल रहे हो कि आप पहले पढ़ने में अच्छे थे अब हो नहीं। भाई आप पढ़ लो, आप सवालों का आंसर करो, कॉपी के अंदर लिख लो ताकि आपके भविष्य सुधर जाए। आप पढ़ने में अच्छे बन जाइए ताकि आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है? आप दूसरों का ठेका मत लीजिए, ठीक है? 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? सोजत में, रोहट में, तिवरी में या फड़ौदी में? कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहट में। रोहट कहां पर है? तो रोहट है पाली के अंदर। कहां पर है रोहट? तो पाली के अंदर है। एक ऑप्शन देखिए यहां पर तिवरी, तिवरी है ना, इसको पकड़िए। ये तिवरी में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है? ये है तिवरी के अंदर। और तिवरी कहां पर है? तिवरी है जोधपुर के अंदर। याद कर लेना, ये तिवरी पेपर में छपेगा कि राजस्थान में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है, तो ये आ जाएगा तिवरी में आ जाएगा, ठीक है? एक और मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि राजस्थान में अभी पाली की एक मेहंदी है जिसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पाली की कौन सी मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? पाली की कौन सी मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है? मेहंदी है जिसको जीआई टैग दिया गया है और ये राजस्थान का 16वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। कौन सी मेहंदी है? पाली व सिरोही जिलों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के किस जिले में 2 बांधों का निर्माण किया जाएगा? और ये बांध है ऊंझा व चक बांध। राजस्थान में एक जिला है जहां पर ये 2 बांध मिलेंगे। कौन से बांध है? तो वह ऊंझा और चक बांध। और ये ऊंझा और चक बांध राजस्थान के किस जिले में बनेंगे? आपसे सवाल ये पूछ रहा है, अलवर में, पाली में, सिरोही में या उदयपुर में? देखो अब यहां पर वो वाली बात है कि पानी की सप्लाई किसको करनी है? पाली और सिरोही को। लेकिन बांध कहां बनेगा? तो बांध बनेगा उदयपुर के अंदर। बांध कहां बनेगा? तो उदयपुर के अंदर इन बांधों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है? पानी की सप्लाई किसको होगी? पाली और सिरोही को। लेकिन बांध कहां बनेगा? तो बांध बनेगा उदयपुर के अंदर। चलिए अब मुझे एक सवाल बताना, राजस्थान का शिमला है वह अपन किस जिले को बोलते हैं? राजस्थान का शिमला, ये अपन किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना कि राजस्थान का ये जिला है उसको अपन राजस्थान का शिमला कहते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार लिख के। चलिए आगे सवाल की बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है? देखिए मेगा फूड पार्क, देखो अगर मैंने जिला पूछा है ना तो सिरोही इसका आंसर आएगा, माउंट आबू इसका आंसर नहीं आएगा। सुंदर आप लोग माउंट आबू आंसर दे रहे हो, माउंट आबू इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सिरोही, ठीक है? अगली बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है? मेगा फूड पार्क, देखो 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है एग्रो फूड पार्क, एक तो आता है एग्रो फूड पार्क और दूसरा आता है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, देखो अपन के राजस्थान के अंदर अगर कोई चीज राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है उसको अपन बोलेंगे एग्रो फूड पार्क, और अगर वही की वही चीज केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है तो उसको अपन बोलेंगे मेगा फूड पार्क। इसके अंदर होगा क्या, ये
ये क्या है, ये क्या है, मेगा फूड पार्क एंड एग्रो फूड पार्क। एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर कहीं पर भी किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए आलू का उत्पादन हो रहा है, अब अगर आप आलू को बेचोगे तो 1 किलो के आपको 10 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे, 5 रुपए 10 रुपए जो भी भाव है वो मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप वही आलू का चिप्स बनाकर बेचते हो तो उस चिप्स को आप बहुत महंगे भाव में बेच सकते हो, इससे किसानों का फायदा होगा। तो यही है मेगा फूड पार्क एंड एग्रो फूड पार्क, वहां पर उसका प्रसंस्करण करके उसको किसी चीज में परिवर्तित करके अपन बेच देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क। राजस्थान में जो मेगा फूड पार्क है वह 3 है। पहला है रूपनगढ़ में, पहला कहां पर है, वह है रूपनगढ़ में, और रूपनगढ़ कहां पर है, अजमेर में। दूसरा है पलाना में, पलाना कहां पर है, बीकानेर में। और तीसरा कहां पर है, वह है जोधपुर बोरानाडा के अंदर। तो यहां पर आपको तीनों में से एक बात ध्यान रखना, अभी हाल ही में बनाने को मंजूरी दी है तो वह है जोधपुर। अभी तीसरा जो मेगा फूड पार्क है वह कहां बनेगा, तो वह बनेगा जोधपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, वह कहां बनेगा, तो जोधपुर के अंदर बनेगा। आपको बात ध्यान ये रखनी है, तीसरा मेगा फूड पार्क जोधपुर में बनेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं राजस्थान की पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी, जो पहली बार महिलाओं को समर्पित है, जिसका नाम है खेलोदय। और यह खेलोदय किस जिले में लॉन्च की गई है, देखो ध्यान से समझिए। अभी तक जितनी भी खेल एकेडमी है उसमें महिलाओं को समर्पित एक भी नहीं थी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों साथ खेलते थे। लेकिन अब एक ऐसी पूर्णतः महिलाओं को समर्पित स्पोर्ट्स एकेडमी बनी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खेलोदय। खेलोदय, और ये खेलोदय राजस्थान के किस जिले में बनी है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, इसका आंसर है जयपुर। आप लोग पता नहीं उदयपुर क्यों दे रहे हो, उस उदयपुर के अंदर जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है, कंफ्यूज हो रहे हो। जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है, वह कहां पर है, उदयपुर में। जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है, वह कहां पर है, तो वह आ जाएगा उदयपुर में। खेलोदय कहां पर है, खेलोदय है जयपुर में, खेलोदय है जयपुर में। अगला सवाल, राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, एंटी करप्शन ब्यूरो। आजकल आप लोग देखते होंगे कि रोज का अखबार के अंदर आता है कि कोई भी बाबू कोई भी काम करने के एवज में 500 रुपए लेते गिरफ्तार, कोई भी अधिकारी 50,000 रुपए लेते गिरफ्तार। हर बार हर दिन अखबार में आपको एक न एक चीज तो मिल जाती है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया, और यह अभियान कौन सा है, सजग ग्राम गोद अभियान। कौन सा है, सजग ग्राम गोद अभियान। इस अभियान को शुरू किया गया। ऑपरेशन अस्मिता याद है क्या, कौन से जिले का है, बताओ भाई। ऑपरेशन अस्मिता, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने के लिए यहाँ के जिला कलेक्टर ने इस अभियान को शुरू किया था, ऑपरेशन अस्मिता। बताइए जिला, और इस जिले का एक गांव आता है खेरुणा गांव। इस जिले का एक गांव आता है खेरुणा, और इस खेरुणा गांव के अंदर राजस्थान का पहला जिंस पार्क बनाया गया है। राजस्थान का पहला जिंस पार्क कहां है, तो इस खेरुणा गांव के अंदर है। और खेरुणा गांव कहां पर है भाई, बूंदी है। और इसी बूंदी की जिला कलेक्टर है रेणु जयपाल। और इस रेणु जयपाल ने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन अस्मिता, उसको शुरू किया है। राजस्थान का कौन सा शहर राज्य की अकेली कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया। कचरा मुक्त स्टार सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर राजस्थान का एक जिला है जो शामिल हुआ है, मात्र एक जिला है भाई। वह एक जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो कौन सा आएगा, डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है, तो वह आएगा डूंगरपुर। ध्यान रखना, डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला भी है। राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला भी है। डूंगरपुर का ध्यान रखना, लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो वह डूंगरपुर का आएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर पूछ ले कौन से जिले का है, तो डूंगरपुर का है। ठीक है, मुझे बताइए डूंगरपुर का लिंगानुपात है कितना। मैंने बता दिया कि डूंगरपुर का लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। अब मुझे यह बताइए कि डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है, डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है, यह मुझे बताइएगा। 994, बहुत बढ़िया। नेपोलियन बोनापार्ट आंसर दिया है 994, एकदम सही है। 994 ये डूंगरपुर का लिंगानुपात है। और मुझे यह भी बता दीजिए कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है।
राजस्थान का लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर राजस्थान में कितनी महिलाएं हैं, इसको अपन बोलते हैं लिंगानुपात। और राजस्थान का लिंगानुपात मुझे बताना। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात पूछे तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888। राजस्थान के किस जिले में एनिमल हाउस बन रहा है? एनिमल हाउस है वह राजस्थान के किस जिले में बन रहा है? बहुत बढ़िया, 928 ये राजस्थान का लिंगानुपात है। ठीक है, राजस्थान में एनिमल हाउस। एनिमल हाउस का मतलब क्या? मैंने परसों भी बताया था, एनिमल हाउस के अंदर अपन वे सभी बीमारियों का अध्ययन करेंगे जो जानवरों से इंसानों के अंदर आ रही है, और उसके अध्ययन के लिए राजस्थान के अंदर एम्स आता है। और अगर आपको पता है एम्स के बारे में, तो आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान में सिर्फ एक ही तो एम्स है, और वह एम्स कहां पर है? वह एम्स आ जाएगा जोधपुर के अंदर। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। इस एम्स की स्थापना कहां पर की गई है? तो जोधपुर के अंदर की गई है, और इसी जोधपुर में आपको मिलेगा एनिमल हाउस। अगली बात, इलेट्स एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ये आपका फेवरेट इंसान है। ये इंसान, ये नाम सुनकर आपको, इनका नाम सुनकर आपको बहुत ही मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। ये वो व्यक्ति हैं, आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हो इस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को दिया गया है इलेट्स एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार। अब बताइए वह व्यक्ति कौन है? अब मुझे उम्मीद है कि आप बता दोगे वह व्यक्ति कौन है। जल्दी से बता देना एक बार कि वह व्यक्ति कौन है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया, गोविंद सिंह डोटासरा। एकदम सही बात है, गोविंद सिंह डोटासरा। लक्ष्मणगढ़ सीकर से एमएलए है। कहां से? लक्ष्मणगढ़ सीकर से एमएलए आ जाएंगे। लक्ष्मणगढ़ सीकर से एमएलए है कौन? ये गोविंद सिंह डोटासरा। इनको सम्मानित किया है। देखो चेहरे पर हंसी आ गई है, मुझे पता था इनका नाम सुनकर ही चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो गोविंद सिंह डोटासरा को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अपन बोलते ना एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष अरुण मिश्रा। ये अरुण मिश्रा कौन है पता है? अरुण मिश्रा कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। ये व्यक्ति हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष है। कौन है? वह है आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वर्तमान में अध्यक्ष है। राजस्थान की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? राजस्थान की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल डीजी, ये किसको बनाया गया है? तो वह है नीना सिंह, रेखा बोरान, अनीता गुप्ता या फिर स्वाति गुप्ता। चलिए मुझे एक सवाल ये बताइए कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस का महानिदेशक कौन है? वर्तमान में राजस्थान पुलिस का महानिदेशक कौन है, ये मुझे बताइएगा। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो सर्वोच्च पद होता है राजस्थान के अंदर, उस पद पर वर्तमान में कौन से व्यक्ति बैठे हैं? अगर आपको पूछे राजस्थान की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, तो उसका नाम आएगा नीना सिंह। क्या नाम आएगा? नीना सिंह है वह राजस्थान की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है। नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। और अगर पूछे राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो उसका नाम आ जाएगा एमएल लाठर। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया कि राजस्थान पुलिस के प्रथम पुलिस महानिदेशक, अगर प्रथम पूछ लिया ना कि प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो उनका नाम था रघुनाथ सिंह कपूर। क्या नाम था? रघुनाथ सिंह कपूर। और ये वर्तमान में इनका देहांत हो गया है। रघुनाथ सिंह कपूर है, यह राजस्थान पुलिस के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे जिनका वर्तमान में देहांत हो गया है। क्लियर है? अगली बात करते हैं, किशन गोपाल रुंगटा का संबंध किस खेल से है? किशन गोपाल रुंगटा, ये आपने नाम सुना होगा, एक मुझे पता है बीसीसीआई का। सुना है कि नहीं सुना है? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। बीसीसीआई मतलब बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता थे, इस बीसीसीआई के पूर्व
चयनकर्ता थे जिनका नाम था किशन गोपाल रुंगटा। अब तो मुझे बता दीजिए कि इनका संबंध किस खेल से है। अब तो आप लोग गलत नहीं करोगे, तो उनका संबंध आ जाएगा, वह आ जाएगा क्रिकेट से इनका संबंध आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहां पर दो चीजें बताता हूं। एक तो आपको याद रखनी है कि अगर पूछे कि भारत में पुरुषों का जो कोच है ना, पुरुषों का जो कोच है उसका नाम क्या है, तो वह है राहुल द्रविड़। ये भारत में पुरुषों के कोच है। अगर पूछ लिया कि भारत में महिलाओं का कोच कौन है, तो वह है रमेश पोवार है, वह भारत में महिलाओं का कोच है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपको पूछे पुरुषों का कोच कौन है, तो पुरुषों का कोच है राहुल द्रविड़, और अगर आपको पूछे महिलाओं का कोच कौन है, तो महिलाओं का कोच है वह है रमेश पोवार। आईपीएल इस बार किसने जीता है वह मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हराया था। राजस्थान रॉयल्स बेचारी एक बार ही जीत पाई है, 2008 में जीता था। शुरुआत बहुत शानदार थी, पहला आईपीएल जीत लिया, लेकिन किस्मत इतनी बुरी थी कि इतने आईपीएल हो गए, उसके बाद एक भी आईपीएल जीत नहीं पाई। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना है बैक टू वर्क। इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का संबंध किससे है? ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने से, महिला को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी से, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनारोपण से, या ई कॉमर्स को बढ़ाना। बैक टू वर्क योजना बहुत बढ़िया। इस गुजरात टाइटंस ने इस बार का आईपीएल मैच जीता है। अगर पूछे हराया किसको, तो हराया था राजस्थान रॉयल्स को। बेचारी फाइनल में पहुंचकर हार गई आईपीएल, बहुत बुरा। ठीक है, बैक टू वर्क योजना यह महिलाओं को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी के लिए शुरू की गई। महिलाओं को निजी क्षेत्र में कामगार में वापसी के लिए इस बैक टू वर्क योजना को शुरू किया गया। बैक टू वर्क योजना, ठीक है, महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अगला सवाल, घर घर औषधि योजना। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, 4 पौधे याद रखने हैं। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इन 4 पौधों का वितरण किया जाएगा। और एक बात और, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अगर ये सवाल पूछ ले तो बता देना, जो संदीप चौधरी है, वह संदीप चौधरी इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर है। संदीप चौधरी इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 अगस्त 2021। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? तो 1 अगस्त 2021 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाने के लिए इन पौधों का वितरण किया जाएगा। आप बढ़िया इन पौधों का एकदम बढ़िया ये मसाला और पीजिए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी गई। यह किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके अंदर क्या होगा? अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे रिट है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे एसआई है, चाहे आरएएस है, और अगर आपका इसके अंदर सिलेक्शन होता है, इस योजना के अंतर्गत अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको पूरा का पूरा जो कोचिंग फीस है वह राजस्थान सरकार देगी। अगर आप अपने शहर से बाहर कहीं जाकर पढ़ रहे हो, तो आपको 40,000 रुपए सालाना देगी, ताकि आपका खाना खर्चा ये सब निकल सके। तो यह तीनों विभागों द्वारा संचालित की जा रही है। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग। देखिए, जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा वह माइनॉरिटी का चयन करेगा। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक का चयन करेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ये ओबीसी का चयन करेगा, और जो जनजातीय क्षेत्र विभाग है यह एसटी का चयन करेगा। तो इस तरह से ये तीनों विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, किस दिवस को निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है? बताइए भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। निरोगी राजस्थान दिवस, एक बार आप सब विद्यार्थी आंसर करोगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। उसके पहले आगे नहीं चलने वाला, आपके देखिए बहुत सारे एग्जाम है जो ऑन द हेड है।
कंप्यूटर अनुदेशक का होने वाला है, ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा होने वाली है, वनपाल वन रक्षक का भी डेट आ गई है। बहुत सारे पेपर हैं जो होने वाले हैं, इन सब के अंदर करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा सा सीरियस होकर इस सब्जेक्ट की ओर ध्यान दीजिए, और जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं अगर आप इतने भी पढ़ लिए तो आपका सवाल तो एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 17 दिसंबर है, वह है निरोगी राजस्थान दिवस। ठीक है, 17 दिसंबर निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, राजस्थान बैक टू वर्क। अरे मैंने बताया ना, एक सवाल पहले तो बताया है कि राजस्थान बैक टू वर्क योजना का संबंध किसकी मदद के लिए है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि महिलाओं की निजी क्षेत्र में वापसी के लिए, महिलाओं की निजी क्षेत्र में वापसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इनका संबंध किसके लिए होगा? तो इनका संबंध किसके लिए है? तो इनका संबंध महिलाओं के लिए है। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए इनका संबंध आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? महिलाओं के लिए इनका संबंध आ जाएगा। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पालनहार योजना, पालनहार योजना के अंदर क्या होगा? ध्यान से समझना। पालनहार योजना के अंदर अगर किसी भी अनाथ बच्चे को कोई भी उसका निकटतम परिजन या फिर कोई संस्था है वो उसको गोद लेती है, तो अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 साल तक है तो उसके पालन पोषण के लिए आपको मिलेंगे 1500 रुपए। अगर बच्चे की उम्र 6 से 18 साल है तो उसके पालन पोषण के लिए आपको मिलेंगे 2500 रुपए। तो 1500 रुपए 0 से 6 साल के लिए और 2500 रुपए आपको 6 से 18 साल के लिए मिलेंगे। यह है पालनहार योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पेपर में आ रखा है, PRO का पेपर होता है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, उसके अंदर ये सवाल आ रखा है। इसका आंसर आएगा 2 नंबर। अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। अगली बात, मोक्ष कलश योजना का संबंध किससे है? अस्थि विसर्जन के लिए व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट, मृत व्यक्ति की राख को केदारनाथ मुफ्त भेजना, निःशुल्क दाह संस्कार प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। यह सवाल है, इसका आंसर आएगा अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क यात्रा। ठीक है, तो देखिए आज अपन ने काफी सवाल किए, 41 सवाल कर लिए हैं। कल वापस क्लास है, उसमें भी बहुत सारे सवाल अपन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहेंगे और अपने आंसर को बहुत अच्छा करेंगे। जितना गलत आज हुआ है कोशिश करेंगे कल उतने गलत नहीं हो। बहुत अच्छी मेहनत करना। जितने सवाल मैं करवा रहा हूं, जितनी डिटेल में बता रहा हूं, कॉपी के अंदर लिखते चलिए, मेहनत करिए आप। बस अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं तो बोल रहा हूं कि कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक या आप RS का प्री मेंस तक भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बस मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत कीजिए, आप लोग आराम से मजे से पेपर क्लियर करोगे। करंट अफेयर के अंदर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास किस तरह की लग रही है। उसके हिसाब से आपको किस चीज की जरूरत है, उस क्लासों को भी आपको लगाया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।